एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास 10th की इतिहास के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इस चौथे लेक्चर में। यहाँ आज हम पढ़ेंगे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नीचे आपको जर्मनी का मैप दिखाई दे रहा है। ये मैप विभिन्न राजवंशों के द्वारा जर्मनी के ऊपर किए गए अधिकार से संबंधित है। जर्मनी को अलग अलग राजवंशों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था। ऐसे में सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाना बड़ा ही कठिन काम था। आपको भारत के इतिहास के बारे में पता होगा कि जहां इंडिया में 563 देसी रियासतें थीं, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाकर आज एक नेशन स्टेट के रूप में बनाया और भारत के को राज्यों में बांटा। उसी तरह जर्मनी के ऊपर भी यदि आप मैप में ऊपर की तरफ देखेंगे तो विभिन्न राजाओं के अधीन था ये जर्मनी, जिसकी आप बात कर सकते हैं ऊपर के सोलिस्टिक और हॉलस्टिक्स दो राज्य ये डेनमार्क के अधीन थे। ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये प्रसिया के अधीन था और आप साउथ का पार्ट यदि देखें तो ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये वेस्टर्न पार्ट देखें जो कि फ्रांस के अधीन था। ऐसे में इन सभी पार्ट को मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू था। 1848 में नेशन स्टेट्स बनाने का, जर्मनी को एक स्टेट में पिरोने का काम उदारवादियों ने किया, जो कि सफल नहीं हुआ था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रोसेस की गई थी। अब कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन की कमान संभालने के लिए किसी एक को आगे आना पड़ेगा। जर्मनी की यूनिफिकेशन की कमान संभाली प्रसिया ने। क्यों संभाली, इसके पीछे भी रीज़न था कि प्रसिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया जैसी सरकारों का डोमिनेंस जर्मनी के स्टेट से खत्म हो जाए और अकेला उसी का वर्चस्व रहे। इसलिए प्रसिया ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है। प्रसिया का एक मंत्री था जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। चलिए आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ऑटो वॉन बिस्मार्क था जो कि बड़ा कूटनीतिक मंत्री था। इसने क्या किया कि प्रशासनिक सेना जो थी उसका यूज़ किया, एक क्या प्रसियन आर्मी का और प्रसिया के नौकरशाही का इस्तेमाल किसमें किया, जर्मनी के एकीकरण में। इस आर्मी की बदौलत प्रशा ने 7 सालों तक 3 युद्ध लड़े, है ना। ये 3 युद्ध किस किस से लड़े, पहला डेनमार्क से, जो आपको दिखाया था सबसे ऊपर जो पार्ट डेनमार्क के कब्जे में था वो छुड़ाया। फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा और फ्रांस से। इस तरह तीनों युद्धों में प्रसिया को सफलता मिली और जर्मनी विभिन्न राजवंशों के अधीन न होकर अब केवल प्रसिया के अधीन रह गया। और प्रसिया के जो राजकुमार थे जिसका नाम था काइजर विलियम फर्स्ट, इनको ही बाद में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्योंकि प्रसिया ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए ये दायित्व भी जर्मनी के सम्राट का दायित्व प्रसियन किंग को दिया गया। और मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रसिया के मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने आगे की कमान जर्मनी के सुधार के लिए संभाली। अब बात करते हैं हम इटली की। जिस तरह भी हमने जर्मनी की बात की थी, उसी प्रकार इटली भी विभिन्न राजवंशों के अधीन था। इतालवी लोगों का जो राजवंश था, यानी कि इटली बोलने वाले लोगों का राजवंश केवल एक ही था, जिसका नाम था सार्डिनिया। सार्डिनिया में ही केवल इतालवी भाषी लोग रहते थे। बाकी जो एरिया था, यदि हम बात करें, ये नॉर्थ एरिया ये था भाई हैप्सबर्ग और ऑस्ट्रिया एम्पायर के अधीन। साउथ का एरिया था स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन। बीच का एरिया था पेपल राज, जिसमें रोम की सरकार का शासन था। ऐसे में पूरे इटली को यूनिफाई करना कठिन कार्य था, जिसकी कमान संभाली जर्मनी की भांति। जैसे जर्मनी में प्रसिया ने जर्मनी के एकीकरण की कमान संभाली थी, उसी तरह इटली के एकीकरण की कमान संभाली सार्डिनिया ने। सार्डिनिया का मंत्री था काबूल। बड़ा ही चतुर प्रधानमंत्री था सार्डिनिया का, जिसने अपनी चतुराई से एक संधि की फ्रांस के साथ में, है ना।
फ्रांस के साथ में संधि की, क्योंकि सार्डिनिया अकेले ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता था। तो काबूर ने अपनी चतुराई से संधि करके फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी एक बड़ी बाधा जो कि इटली के एकीकरण की थी उसको दूर कर दी। बाद में सार्डिनिया की सेना ने, और एक क्रांतिकारी था गैरीवाल्डी ने एक सेना बनाई थी जिसका नाम था लाल कुर्ती। हालांकि ये क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इटली एकीकृत हो जाए। तो गैरीवाल्डी ने एक सेना बनाई थी लाल कुर्ती, स्वयं सेवकों की सेना थी। तो सार्डिनिया पीडमेंट की सेना ने और लाल कुर्ती सेना ने दक्षिण के इस क्षेत्र के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ के किसानों को अपने साथ लेकर दक्षिणी, जहाँ पर स्पेन का बूर्बो राजवंश शासन कर रहा था, उसको उखाड़ फेंका। और अब बात करें तो बिल्कुल 1862 में इटली का अधिकतर पार्ट एकीकृत कर लिया। और इसी वर्ष सार्डिनिया के जो शासक थे जिसका नाम था विक्टर एमनुअल द्वितीय को, है ना, इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई और इटली का सम्राट घोषित किया गया। तो जहां जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत 1866 से शुरू हुई थी 1871 तक, वहीं यदि हम बात करें इटली के एकीकरण की शुरुआत होती है 1859 से और 1870 तक। ये डेट आपको याद रखनी है। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और इटली का एकीकरण 1859 से 1870। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि जहां जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी प्रसिया लेता है, वहीं इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी कौन उठाता है? सार्डिनिया। ठीक है। इटली के एकीकरण में कुछ क्रांतिकारियों ने अपना रोल प्ले किया था, जिसमें नाम आ जाता है मैजनी का। ठीक है, मैजनी, है ना। और दो आपने पहले से ही इटली की एकीकरण में योगदान देने वाले व्यक्तियों का नाम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, गैरीवाल्डी और काबूर, ये प्रमुख थे, है ना। इसके अलावा क्रांतिकारी मैजनी का भी नाम शामिल किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के एकीकरण की। ब्रिटेन में जर्मनी और इटली के भांति अचानक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने में बहुत समय लगा। कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक द्वीप समूह था, जिसमें अलग अलग नेशन थे। यदि आप नेशन को एक एक करके देखें तो ये जो क्षेत्र था वो तो अंग्रेज़ों का, ये था स्कॉटिश का, ये आयरिश का था और ये छोटा सा क्षेत्र था वेल्स का। यानी कि 4 अलग अलग नेशन थे इन ब्रिटिश आइलैंड के ऊपर। यानी कि ये बड़ा आइलैंड था, इसमें बहुत सारे नेशंस थे। ऐसे में एक नेशन बनाना यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड था। कैसे हुआ ये प्रोसेस ज़रा देखते हैं। सबसे पहले पूरे इस आइलैंड के ऊपर वेल्थ में और पावर में प्रोग्रेस हुई ब्रिटिश की, यानी कि अंग्रेज़ों की पावर जल्दी बढ़ी और इनका धन संपत्ति भी जल्दी बढ़ी। इसका उपयोग उन्होंने किया अपने राजा के खिलाफ। आप सभी को पता है ब्रिटेन में राजाशाही शासन था, मोनार्की थी, है ना। तो इस मोनार्की के पास पावर थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज़ी लोगों के पास पावर बढ़ी और उनके पास पैसा आया, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया और उस पार्लियामेंट ने 1688 में इस मोनार्ची से पावर से लेकर किसे दे दी? पार्लियामेंट को। यानी कि 1688 में मोनार्की तो रहेगी, लेकिन मोनार्की की शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। आप सभी को पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटिश पावर और तेज़ी से बढ़ती गई। इनके पास जब वेल्थ भी आ गई तो इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक ट्रीटी की जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में एक एक्ट पास किया गया था जिसने स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। यानी कि स्कॉटलैंड और ब्रिटेन ने मिलकर 1707 में एक एक्ट पास किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आपको पता होगा कि ब्रिटिश आइलैंड के अलग अलग नेशन के अपने अपने राजनीतिक संस्थान थे, अपनी अपनी संस्कृति थी। लेकिन जब ये एक्ट पारित किया गया जिसमें ब्रिटेन और स्कॉटलैंड शामिल थे, तो ब्रिटेन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्कॉटलैंड के निवासियों के ऊपर किया और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को, उन लोगों की जो
स्वतंत्रताएं उनको धीरे धीरे छीननी शुरू कर दी और पूरी तरह से एक समय आया कि स्कॉटलैंड की शक्ति समाप्त कर दी गई और उसके ऊपर अधिकार जमा लिया अंग्रेजी सत्ता ने। ठीक है, यही हश्र हुआ है आयरलैंड का। आयरलैंड दो अलग अलग धर्मों में बटा हुआ था। आयरलैंड के उत्तरी हिस्से में प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे और निचले हिस्से में रहते थे कैथोलिक। हालांकि कैथोलिक बहुसंख्यक थे, यानी मेजॉरिटी में थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज भी प्रोटेस्टेंट थे तो अंग्रेजी लोगों ने आयरलैंड के इन प्रोटेस्टेंट को उकसाया कि तुम कैथोलिक लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करो। तो जब ये प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे तो कैथोलिक लोगों ने विद्रोह किया, पर चूँकि प्रोटेस्टेंट को अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था तो इन विद्रोह को बुरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आपको बता दूं 1798 में वोल्फटोन ने एक टीम बनाई थी जिसका नाम था आयरिशमैन, जो कि कैथोलिक की ओर से अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार करने के लिए या विरोध करने के लिए बनाई गई थी, पर अंग्रेज़ों ने इन वोल्फटोन और इनके आयरिशमैन को बुरी तरह से कुचल दिया और 1801 में इसको आयरलैंड को भी इंग्लैंड के साथ मिलाकर यूके को कंप्लीट किया गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में अब क्या क्या शामिल हो जाता है, यानी कि वेल्स तो शामिल हो ही जाता है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्रिटिश सिंबल्स को यूज़ किया जाने लगा इन पूरे यूके में। ब्रिटिश सिंबल्स क्या क्या थे, जैसे कि जो ब्रिटेन का झंडा था वो सब जगह यूज किया गया, जो जिसका नाम था यूनियन जैक। ब्रिटिश फ्लैग था, यहाँ का इनका नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, और लैंग्वेज इंग्लिश को पूरे ब्रिटिश द्वीप के ऊपर या ब्रिटिश आइलैंड्स के ऊपर इम्पोज की गई। चलिए हम आपको एक लास्ट में एक सीन दिखाते हैं। ये आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें मानचित्र है जिसमें पहले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड ने 1707 में एक्ट के साथ में एक यूनियन बनाई थी। तब फिर मैप कैसा हो जाता है, रेड और वाइट मिलाकर इस तरह का, है ना। फिर क्या हुआ 1801 में, यदि आप नीचे की तरफ जाएं 1801 में क्या हुआ कि इस यूनियन फ्लैग के साथ में क्या मिल जाता है, आयरलैंड, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की यूनियन के साथ में आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है और फिर नया फ्लैग सामने आता है, वो होता है ये। अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग है वो यही है, जिसको यूनियन जैक कहा गया है, क्योंकि इसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन इन सब का फ्लैग भी इंक्लूड है और इसमें वर्चस्व किसका, डोमिनेंट किसका है पूरे आइलैंड के ऊपर, अब ब्रिटेन का है। राइट, तो आपने ब्रिटेन के एकीकरण को समझा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपसे